नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है स्टूडेंट्स, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपको सबको पता है कि हम इससे पहले मनी की इन्वेंशन से पहले हम लोग पढ़ते हैं बार्टर सिस्टम, जहां गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है। बट मनी जब से आया, मनी ने प्रॉब्लम सॉल्व करी, तो मनी का नाम क्या हो गया? जो मनी का काम है वही नाम है जी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी के मेरे पास दो फंक्शन है, एक पहला फंक्शन है प्राइमरी और एक सेकेंडरी। बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी के अंदर प्राइमरी ही मेंशन करना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चार फंक्शन सबको पता तो होते हैं, बट कभी ऐसे शफल होके आ जाए और स्पेशली पूछ ले सिर्फ प्राइमरी ही लिखने हैं या फिर सिर्फ सेकेंडरी ही लिखने हैं, तो उसमें दिक्कत आ जाती है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो सबसे प्राइमरी फंक्शन है और है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। हर एक चीज को, हर एक गुड को, हर एक सर्विसेज को पैसों से मेजर करना, कॉमन, एक कॉमन यूनिट बन गया पैसा हर एक चीज को मेजर करने का। और सेकेंडरी फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू, आप स्टोर कर सकते हैं और फ्यूचर ट्रांजैक्शंस में पैसों को आज यूज कर सकते हो विद इंटरेस्ट जोड़कर। तो देयर आर टू फंक्शंस ऑफ मनी, इट इज प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मेरे पास आता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब आप सब बच्चों को पता है, इट इज अवेलेबिलिटी ऑफ मनी विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जो पैसा लोगों के पास एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई डज नॉट इंक्लूड, हां लोगों के पास जो पैसा होता है सिर्फ वही मनी सप्लाई होता है। इसका मतलब हमारी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम के पास जो पैसा हो या हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के पास जो पैसा हो, वो पैसा कभी भी मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। वो पैसा कभी भी मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास पैसा होगा, मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। बैंकिंग सिस्टम, चाहे कमर्शियल बैंक हो चाहे आरबीआई हो, इसके पास जो उनका अपना पैसा होगा वो कभी मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। मनी सप्लाई के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो पब्लिक का पैसा होता है सिर्फ वो ही इंक्लूड होता है। सर मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए कंट्री में कितना पैसा अवेलेबल है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इसको मेजर करने के लिए मेरे पास डिफरेंट मेजर है, जिसमें सबसे पहला मेजर आता है मेरे पास, वो आता है M1। M1 के अंदर आता है कुणाल सर सीसी प्लस डीडी प्लस ओडी। सीसी का मतलब क्या है सर? करेंसी विद द पब्लिक। डीडी का मतलब है डिमांड डिपॉजिट एंड ओडी का मतलब है अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। M1 को और क्या बोला जाता है? M1 को बोला जाता है ट्रांजैक्शनल मनी, क्योंकि ये जो पैसा आप बात कर रहे हो सीसी प्लस डीडी, जो पैसा बात कर रहे हो जो लोगों के पास होता है, ये लोग पैसा अपने पास ट्रांजैक्शन करने के लिए रखते हैं, इसलिए M1 मेजर का दूसरा नाम होता है मेरे पास ट्रांजैक्शन मनी। इट इज द मोस्ट लिक्विड मनी। सिलेबस में M2 M3 M4 नहीं है, चार तरह के मेजर हैं, नए मेजर भी आ चुके हैं, बट क्लास 12 के सिलेबस में अभी तक सिर्फ M1 है, दैट इज C प्लस DD प्लस OD, और मनी के फंक्शंस मैंने आप लोगों को बता दिए। नेक्स्ट मेरे पास आ गया बैंकिंग। बैंकिंग से दो काम करते हैं, मतलब दो तरह के बैंक है मेरे पास, एक मेरे पास है कमर्शियल बैंक और एक मेरे पास सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक की बात करूं तो कमर्शियल बैंक उस बैंक को बोला जाता है जो दो काम करता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन, जो पैसा अपने पास डिपॉजिट रखता है और लोन देता है जी। अ बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कीप्स मनी safely for its customers and you can take money out, save, borrow or exchange money at a bank. There are two types of bank in the country, that is commercial bank and the central bank. Central bank को क्या बोलते हैं जी? RBI। नेक्स्ट मेरे पास आता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या काम करता है कुणाल सर? कुणाल सर कमर्शियल बैंक ना लोगों का पैसा अपने पास डिपॉजिट रखता है और उन्हीं पैसों में से कुणाल सर लोगों को लोन देता है। लोगों का पैसा अपने पास डिपॉजिट रखता है और उसी पैसों में से लोन देता है। सर कमर्शियल बैंक चाहता क्या दिल से? वो चाहता है कि उसके पास भर भर कर डिपॉजिट्स आए। कमर्शियल बैंक चाहता है कि उसके पास भर भर कर डिपॉजिट्स आए और जितने डिपॉजिट्स आएंगे उसमें से कुछ पैसा वो रिजर्व रखेगा, बाकी पैसा लोन देगा। वो लोन का पैसा दोबारा से घूमकर डिपॉजिट्स आएगा, फिर रिजर्व रखेगा, फिर लोन देगा। तो दो काम सर, क्रेडिट क्रिएट करना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। डिपॉजिट आया, क्रेडिट क्रिएट, इसको बोलते हैं डिपॉजिट मल्टीप्लायर, इसे बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस। कैसे कमर्शियल बैंक अपने पैसे को मल्टीप्लाई करता है जी? जैसे कि हमारे पास नया डिपॉजिट्स आए थे जी 1000 रुपीज के, और कमर्शियल बैंक को आरबीआई ने बोला था कि 10% रिजर्व रखने हैं। तो 1000 रुपीज डिपॉजिट आए, इसका 10% रिजर्व रख लिया, 900 लोन दे दिया। लिखना बड़ा जरूरी है कि जिसको लोन दिया है कैश तो नहीं दिया होगा, अकाउंट में दिया होगा। इसका मतलब बैंक के पास नया डिपॉजिट आ गया 900 का। या फिर साथ में लिखना बड़ा जरूरी है कि जिसको लोन दिया होगा उसने खर्चा कर दिया, खर्चा कर दिया तो किसी और की इनकम होगी और उसने अपनी इनकम घर थोड़ी रखी, बैंक में जमा कराई, मतलब बैंक के पास आ गया नया डिपॉजिट। इस 900 को बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट और उस 1000 को बोलते हैं इनिशियल डिपॉजिट। तो 900 का दोबारा से 10% रिजर्व रखा, दैट इज 90, बाकी लोन दे दिया। ज्यादा तो मुझे नहीं पता, बट हाँ मनी मल्टीप्लायर, कितना पैसा डिपॉजिट कराया होगा बैंक ने, ऐसा बार बार पैसा घुमा घुमा कर कितनी पैसा जमा कराया होगा। डिपॉजिट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/LRR सर, दैट इज 1/10% सर।
दैट इज 100 डिवाइड बाय 10 सर, मतलब 10 टाइम्स, 10 गुना, मतलब जितना इनिशियल डिपॉजिट हुआ था उसका 10 गुना। और ये राउंड तब रुक गया होगा जितना इनिशियल डिपॉजिट था, रिजर्व भी टोटल मिलाकर उतना हो जाए तब ये रुक गया होगा। इसका मतलब 1000 का 10 गुना कितना हुआ सर, 10,000 के टोटल डिपॉजिट आ जाएंगे। 1000 रुपए बैंक के पास अभी भी रिजर्व पड़े होंगे और बैंक ने 9000 लोन दे दिया होगा। कुणाल सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बैंकिंग के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, डिपॉजिट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर सर। इफ द टोटल डिपॉजिट क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक, टोटल डिपॉजिट जितना क्रिएट हुआ है वो है 50,000 एंड अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट 12,500 है जी। आपको सबको पता है कि मैं आपके सामने कहा था डिपॉजिट मल्टीप्लायर का टोटल डिपॉजिट 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो इनटू इनिशियल डिपॉजिट। ये जो पैसा है वो है मेरे पास 50,000 सर, आ गया 50,000 मेरे पास आ गया सर मल्टीप्लाई करने के बाद सर, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन LRR है सर, और सर इनिशियल डिपॉजिट है मेरे पास 12,500 जी। सर इसको मैं यहां पे ले जाऊंगा सर, 50,000 को 12,500 से डिवाइड कर दूंगा सर, ये मेरे पास 1 अपॉन LRR है सर। आपने LRR निकालना होता है। आपके पास तीन चीजें हैं जी, इनिशियल डिपॉजिट, डिपॉजिट मल्टीप्लायर। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मैं इसमें से बात करूं तो इन तीनों में से पेपर में कुछ भी मिसिंग आ सकता है और उस चीज को आप लोगों को एस्टिमेट करना है कितना होगा जी। ऐसे आप लोगों के दोबारा से इफ द टोटल डिपॉजिट क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक, डिपॉजिट क्रिएट हुआ 20,000 का और रिजर्व्स थे 40%, देन अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट, सेम फॉर्मूला। अब इनिशियल डिपॉजिट नहीं दिया, पिछले इनिशियल डिपॉजिट दिया था जी। नेक्स्ट मेरे पास सेंट्रल बैंक सर, सेंट्रल बैंक को सर एपेक्स बैंक बोलते हैं। सेंट्रल बैंक के हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, बट उस फंक्शन से पहले एक बार ये आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1 अप्रैल 1935 अंडर द आरबीआई एक्ट पास्ड इन 1934। सर कौन कौन से फंक्शन है कमर्शियल बैंक के? पहला सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एवरी कमर्शियल बैंक दैट इज इशूइंग अथॉरिटी। हमारी कंट्री के अंदर अथॉरिटी इशू करने की परमिशन सिर्फ आरबीआई के पास है। आरबीआई हमारी कंट्री की स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है जिसका इसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है भी और नहीं भी। इसलिए जब फुली कंट्रोल हो जाएगा तो शायद से कुछ और नेगेटिव चीज हो सकती है। इसलिए आरबीआई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, आरबीआई को ही ये परमिशन दी है। और आरबीआई हमारी कंट्री का क्रेडिट कंट्रोलर भी है, इसलिए आरबीआई को ये परमिशन दी है। आरबीआई हमारी कंट्री में कितना पैसा लोगों के पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए डायरेक्टली अपने पास बैठे कंट्रोल करता है, इसलिए आरबीआई को परमिशन दी है करेंसी को इशू करने के लिए। 1 रुपी नोट और कॉइन्स वो फाइनेंस डिपार्टमेंट मतलब वो गवर्नमेंट इशू करती है जी। बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए वो बैंकर है। 3 पॉइंट्स इसके अंदर आता है, एक्ट एज अ ट्रस्टी, एडवाइजर, फाइनेंशियल एजेंट, ट्रस्टी एडवाइजर एजेंट, ट्रस्टी एडवाइजर एजेंट। ये 3 पॉइंट लिखकर जब तक तुम समझा नहीं पाओगे कि ये कैसे एडवाइजर है। हां, गवर्नमेंट जब कभी भी बजट बनाती है, कोई पॉलिसी बनाती है तो एडवाइस लेती है आरबीआई से। हां जी, गवर्नमेंट आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे जहां से पेमेंट लेनी होती है लेता है, जहां पेमेंट्स करनी होती है, सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है तो वो आरबीआई करता है। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये काम लेना देने का काम आरबीआई कर रहा है, इसलिए वो उसका एजेंट हो गया, एडवाइस करता है, एडवाइजर। तो ये 3 इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जी, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन बार बार आता है और उसमें 3 पॉइंट लिखने और 3 पॉइंट वो क्यों उसके रीजन लिखने होने चाहिए जी। बैंकर्स बैंक, जैसे हमारा बैंक कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक का बैंक आरबीआई है जी। कमर्शियल बैंक का जितना पैसा होता है वो आरबीआई के पास डिपॉजिट होता है और आरबीआई ही कमर्शियल बैंक को लोन देता है जी। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ऐसा कभी नहीं हो सकता हमारी इंडिया के अंदर की बैंकिंग फंक्शनिंग फेल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक दिन के अंदर डिपॉजिट करवाने वाले लोग ज्यादा होते हैं और विड्रॉ करने वाले लोग कम होते हैं जी। बट हां, बाई चांस कभी कोई मिसहैपनिंग हो जाए, लोग डर जाएं और सारा पैसा अपने एक दिन में विड्रॉ करने चले जाएं, तब उस केस के अंदर उसकी मदद करता है आरबीआई। आरबीआई को बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जी, अपने पास रिजर्व्स रखता कौन है जी? आरबीआई। क्यों रखता है आरबीआई अपने पास रिजर्व? आपको पता होगा फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में आप लोगों ने मेरे साथ किया हुआ है, आरबीआई एक्ट एज अ बल्क बायर एंड बल्क सेलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब कभी भी इंडियन करेंसी की वैल्यू बहुत बढ़ जाए या बहुत कम हो जाए, या मतलब जब कभी भी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर रो रहे हो, तब बीच में कौन आता है? तब बीच में सिर्फ एक ही इंसान आता है, वो है जी आरबीआई। तो आरबीआई जब मर्जी चाहे बाय कर ले, जब मर्जी चाहे बेच दे, इसलिए आरबीआई एक्ट एज अ आरबीआई अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रखता है। तो कौन रखता है अपना फॉरेन एक्सचेंज? आरबीआई। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, हम लोग अपने बैंक अकाउंट से चेक देते हैं सबको जी, अलग अलग लोगों को, वो सारे चेक जाके क्लियर कहां होते हैं जी? आरबीआई के पास। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो आपको पता ही है, क्रेडिट को कंट्रोल करना, दैट इज नोन एज क्रेडिट कंट्रोलर। ये मेरे पास आरबीआई के फंक्शंस हैं, ये मेरे पास आरबीआई के फंक्शंस हैं।
और नेक्स्ट मेरे पास आ गए उसके मेजर्स, जो आपने बोला कुणाल सर क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल सर ये ना हमने एडीएस चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। आरबीआई जब कभी भी क्रेडिट कंट्रोल करता है ना, तो उसके बाद दो तरह के मेजर्स आते हैं, एक आते हैं कुणाल सर क्वांटिटेटिव मेजर्स और एक आते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर आते हैं सर बैंक रेट, रिजर्व्स, ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्वालिटेटिव के अंदर आता है सर मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सिचुएशन। ये मेथड्स हैं सर जिसके थ्रू कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, और उसी को क्रेडिट कंट्रोल करना कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन चल रहा हो, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा हो, आरबीआई बैंक रेट बढ़ा देगा। रेट बढ़ जाएगा तो लैंडिंग रेट बढ़ जाएगा, लोगों के लिए लोन महंगा हो जाएगा, लोग लोन लेंगे नहीं, लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि यहां मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन का मतलब होता है जब कभी भी आप बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो बैंक आप लोगों को जो लोन देता है, आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू ज्यादा होती है, लोन कम देता है। तो डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द लोन ग्रांटेड इज नोन एज मार्जिन। और अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन चल रही है तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को कॉल करेगा, बोलेगा मार्जिन बढ़ा दो। जब मार्जिन बढ़ जाएगा तो लोगों को लोन कम मिलेगा, लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये मेरे पास मेजर्स होते हैं, ये मेरे पास मेजर्स होते हैं टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ये बात हम लोग एडीएस में भी पढ़ते हैं। और मनी एंड बैंकिंग के अंदर बैंकिंग का जब फंक्शंस पढ़ रहे होते हैं तो उस फंक्शंस के अंदर जो लास्ट टॉपिक आता है मेरे पास, वो भी मेरे पास यही आता है, दैट इज कंट्रोलर क्रेडिट। तो इसका मतलब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने ये टॉपिक किस चैप्टर के ज्यादा अच्छी तरह करना है। बाकी आप दोनों चैप्टर के अंदर कर सकते हैं जी। थैंक यू।